पिछले क्लास में हम लोग चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाले थे और यह एक्सप्रेशन निकालने में हम लोग यूज किए थे गॉस लॉ का। आज हम लोग गणना करेंगे किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू infinitely long charged wire। अब देखिए, सपोज X is a very long charged wire having linear charge density lambda। यह X एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज P is a point at distance small r from this wire at which electric field intensity is to be determined. For determination of electric field intensity at point P, taking wire as axis, we construct a cylindrical surface of radius small r and length L. We construct a cylindrical surface of radius r and length L whose axis is charged wire. This point P will lie on curved surface of this cylinder. Cylinder has three surfaces. Two surfaces are plane surfaces and one surface is curved surface. किसी भी सिलेंडर में तीन सरफेस, दो प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस। अब प्लेन सरफेस का जो अलग अलग पॉइंट है इस वायर से अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो इस सिलिंड्रिकल सरफेस के दोनों जो प्लेन सरफेस हैं वह इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होंगे, लेकिन इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसका हर पॉइंट इस वायर से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। इसका अर्थ क्या है कि इसका कर्व सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो कर्व सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस विच इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। If electric field intensity at point P is E, then direction of E will be perpendicular to the curved surface. Because the direction of electric field at any point on equipotential surface is to normal to the surface. Since direction of E is perpendicular to curved surface, so direction of E will be parallel to plane surfaces. Or when direction of electric field is parallel to surface, then no flux passes through the surface. So here electric flux only passes through curved surface of this cylinder. So we can write electric
flux which passes through curved surface of cylinder. phi इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, E इंटू ए। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो उस सरफेस से क्रॉस करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, E इंटू ए। सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एल, तो E इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के अनुसार फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इस सिलेंडर के अंदर इस वायर का एल लेंथ है और इसका लिनियर डेंसिटी क्या है, लेमडा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल। यानी इस गॉसियन सरफेस के इन साइड में जो चार्ज सिचुएटेड है वो कितना के बराबर है, लेमडा इंटू एल। तो फॉर्मूला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन, एल एल कैंसिल, और E इक्वल टू डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा एट डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो उससे r डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यही होगा, E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। अब इसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज्ड सीट। कोई भी इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड मतलब अनंत विस्तार की कोई चार्ज सीट है, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हम लोग गॉस थ्योरम के यूज से निकालेंगे। तो सपोज दिस इज ए चार्ज सीट, having surface charge density sigma. What is surface charge density? The surface charge density is equal to charge per unit surface area. Suppose P is a point near this charge sheet at which electric field intensity is to be determined. So we construct a cylinder of area of cross section A such that it passes through charge sheet perpendicularly to its surface and point P lies on plane surface of this cylinder. We construct a cylinder of area of cross section A such that it passes through
charged sheet normally to its surface and point P lies on its plane surface। हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए का एक सिलेंडर इस प्रकार से यहां कंस्ट्रक्ट करेंगे जो इस चार्ज शीट से इसके सरफेस के नॉर्मल क्रॉस करेगा और उसके प्लेन सरफेस पर पॉइंट पी जो है वो सिचुएटेड होगी। तो हमने ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस बना दिया, यहां पॉइंट पी है, एक प्लेन सरफेस यहां हो गया। अब देखिए इस चार्ज शीट के प्रत्येक पॉइंट से इस सिलिंड्रिकल जो आपका है सरफेस उसके दोनों प्लेन सरफेस का हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब क्या है कि इस सिलेंडर का ये दोनों प्लेन सरफेस जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, अर्थात गॉसियन सरफेस होगा। इसका कर्व सरफेस जो है वो इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि कर्व और सरफेस का अलग अलग पॉइंट इस चार्ज शीट से अलग अलग डिस्टेंस पर होगा। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P is E, then direction of E will be perpendicular to this plane surface. So suppose E is electric field intensity at point P. At any point on this plane surface, the value of electric field intensity will be also E. It is also directed perpendicular to this plane surface. Charge enclosed by this cylinder Q equal to sigma into A, because surface charge density sigma equal to Q by A। इस सिलेंडर का सरफेस एरिया है तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स which passes through plane surfaces of cylinder phi equal to, तो इस प्लेन सरफेस से भी E और इस प्लेन सरफेस से भी E इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन। तो सिग्मा क्यू की जगह पर क्या लिखिएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 2EA इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इस पर ध्यान दीजिए, चार्ज शीट के नजदीक पॉइंट यहां भी होगी तो यही एक्सप्रेशन होगा, यहां भी होगी तो यही एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी चार्ज शीट के कारण उसके नजदीक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है चार्ज शीट से उस पॉइंट के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इसको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर चार्ज शीट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दैट चार्ज शीट। किसी भी चार्ज शीट के कारण उसके नियर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन उस चार्ज शीट से उस पॉइंट के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम लोग देख लिए कि गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्या है, उसको प्रूफ किए और गॉस थ्योरम का यूज करके
हम लोग 3 प्रकार के चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालें। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है ए स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू आइदर चार्ज ए स्फेरिकल सेल और ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर और ड्यू टू इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज शीट। इस तीनों में से कोई एक जो है आपको पूछता है, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद रखना है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर था उसमें जितना सिलेबस के अनुसार पढ़ना था उसको हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। दोनों चैप्टर खत्म होने के बाद हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। पहले एनसीईआरटी किताब से टोटल बताएंगे, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी हम लोग कुछ करेंगे। तो सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लेकिन उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारी बात इसमें हम लोग पढ़ लिए पहले चैप्टर में। उसमें केवल अब हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटेंस के बारे में। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एक समरी यहाँ पर चर्चा करेंगे। समरी का मतलब है कि आपने जो जो पढ़ा इसमें कितने फार्मूला मिले, उस सारे फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से लेकर के न्यूमेरिकल तक सबको सॉल्व करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? जो भी फार्मूला आपने पढ़ा। तो हम एक जगह इस सारे फार्मूला को पहले कर देते हैं, तब हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको याद होगा इस चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े चार्ज एंड फील्ड, उसमें पहला फार्मूला हम लोग को मिला था Q इक्वल टू एन। आपको याद होगा यहाँ पर एन क्या है? तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर रिमूव्ड और सप्लाइड टू ए बॉडी। Small e is magnitude of charge of electron, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And Q is charge developed on body due to either removal or either supplied of electrons. N यहाँ पर बॉडी से या तो निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है या उसको दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है और इलेक्ट्रॉन के निकालने या देने से जो बॉडी पर चार्ज डेवलप किया वही Q है। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन अगर उसको देते हैं तो चार्ज क्या होगा? निगेटिव। तो इस चैप्टर का ही पहला फार्मूला मिला था। दूसरा फार्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई है। If charge Q is distributed over length L of a wire, then linear charge density lambda equal to Q by L. Third, surface charge density sigma equal to Q by A. Here A is surface area of body, Q is charge distributed over surface. तो surface charge density sigma is equal to Q by A. Fourth is volume charge density rho equal to Q by V. Here V is volume of body, Q is charge distributed in whole volume, rho equal to Q by V. इसके बाद फार्मूला 5 कूलम्स लॉ। हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, जिसको कूलम फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। हियर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन r is relative permittivity of medium which is present between two charges.
क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6 फॉर एयर और वैक्यूम द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r is equal to 1. If air is present or vacuum is present in between 2 point charges, then the force which acts between them F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square. 7. In vector form, Coulomb's law can be written as F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square unit vector R, or F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube वेक्टर R. इसके बाद जो फॉर्मूला 8 है, अगर दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस नहीं दे करके दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया रहता है कि इफ R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, then force which acts between them can be written as F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 R1 minus R2 whole cube R1 minus R2, और F equal to 1 by 4 pi epsilon naught R2 minus R1 whole cube R2 माइनस R1. इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किए हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या डिफाइन किया गया? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट. द इफ force F acts on test charge Q0 at a point, then electric field intensity at that point equal to F by Q0. अब इसी फॉर्मूला का यूज करके किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इक्वल टू क्या आया था? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर. इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, और इक्वल टू Q by R क्यूब वेक्टर R. इसी प्रकार से फॉर्मूला नंबर 11, अगर किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वहाँ चार्ज कोई Q सिचुएटेड है, तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E. इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस प्रकार से कुछ और भी फॉर्मूला इसमें है जिसका हम लोग जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.